तो क्या क्या Hey, hello everyone, welcome back to the channel. So today we are taking up next set of 20 questions for GS paper 2, and we'll be discussing how we'll be going forward with these questions as per their demand. So first question is instances of the president's delay in commuting the death sentences. It has come under public debate as denial of justice. So should there be a time limit specified for the president to accept or reject such petitions? Analyze. हम्म, तो इसमें पहले स्टार्टिंग कर सकते हैं पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो उसके अंदर में कम्यूट कमीशन और जो भी होता है, उसके बाद फिर बता सकते हैं कि टाइम लिमिट क्यों इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अंडर जुडिशरी सबके पास एक ओपिनियन होता है विद रिगार्डिंग टू द कम्यूट ऑफ द डेथ सेंटेंस और साथ ही साथ रिप्रीव और रिमिशन का, तो उसी का एनालाइज कर देंगे क्यों इम्पोर्टेंट है। एक केस स्टडी उठा देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डेथ सेंटेंस पे है उसका, उसके हिसाब से फिर इसको agree कर सकते हो। तो छोटा उसमें रहेगा ये, बता बता नहीं। टाइम लिमिट का बोल रहे हो तो टाइम लिमिट में ये आ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स भी होती है जो प्रिजनर्स भी हैं। तो आर्टिकल 21 उससे रिलेट कर देंगे टाइम लिमिट का। और इंस्टेंसेस तो ये बोल रहा है कि प्रेसिडेंट जो डीले हो रहा है कम्यूटिंग द डेथ सेंटेंसेस, सो दैट हैज बिकम अ पब्लिक डिबेट एज डिनायल ऑफ जस्टिस। तो इस चीज पे बेसिकली एनालाइज करना है कि डीले जो है क्या वो डिनायल ऑफ जस्टिस के इक्विवेलेंट है। तो दोनों एस्पेक्ट आएंगे कि डीले जहाँ हो रहा है वहां पे क्यों डीले हो रहा है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। एंड अगेन स्पीडी जस्टिस भी इम्पोर्टेंट है एट द सेम टाइम। तो इसको फिर फंडामेंटल राइट से कनेक्ट कर सकते हाँ, हैं। दो केस स्टडी उठा सकते हैं, एक टेररिज्म का उठा लेंगे और एक और फिर जो ऑलरेडी डेथ सेंटेंस पे है या मार्शल लॉ के अंदर में उनको मिला है कोई एक पनिशमेंट, तो दो एक उठा सकते प्रवेश हो। आपको कुछ ऐड करना है? हाँ, इसमें थोड़ा बोल सकते थे कि जो प्रेसिडेंट डिले करता है, मतलब वो उसमें थोड़ा सा रोल सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का भी डाल सकते हैं कि मतलब इंस्टेंट डिसीजन जो है हमारे प्रेसिडेंट नहीं देते हैं, उसको डिले ना समझा जाए। मतलब क्वेश्चन से मैं थोड़ा पूरा एग्री नहीं करूंगा। मैं उसको बोलूंगा कि ऐसा नहीं होता कि एकदम से डिनाई कर दिया जाता है और मतलब डिले किया जाता है। एग्जीक्यूटिव जो प्रोसीजर्स होते हैं उनके हिसाब से होता है काम, और दूसरा जो जुडिशरी है उसका भी हमें इंडिपेंडेंस जो हमारे प्रेसिडेंट है वो डिटरमाइन करते हैं, ताकि प्रेसिडेंट के एक्शन से मतलब इंस्टेंट एग्जीक्यूटिव डिसीजन ना निकले, वर्डिक्ट ना निकले, हमारी जुडिशरी को भी पूरा मौका दिया जाए। तो अगर टाइम लिमिट लानी है तो बेसिकली ला सकते हैं, बट उसमें ये डिटर्मिनेशन रखनी चाहिए कि जुडिशरी का उसमें कितना टाइम रहेगा, क्योंकि इसमें लिंक है जुडिशरी। क्योंकि प्रेसिडेंट के पास जा रहा है, उसके बाद दोबारा से वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं, तो एक क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस भी मतलब इसमें मैं लिख दूंगा आंसर में कि किस तरीके से वो भी इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट है। तो इस तरीके से मैं इस आंसर को लिखूंगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन ठीक। नंबर 2 इज टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो सिंपली बोल रहे तो हैं टू पहले व्हाट बता एक्सटेंट और सकते हैं आप कि इसमें, अपना। हाँ पहले बता सकते हैं कैसे अकाउंटेबिलिटी करता है हम्म। एग्जीक्यूटिव का। तो चार एरियाज है, और फिर कहाँ तक हो रहा है उसके नीचे सेकंड वाला पार्ट ऑफ क्वेश्चन में करेंगे। पहला जो एरियाज है वो आपका पार्लियामेंट्री कमेटी हो गया, दूसरा डिबेट्स इन द पार्लियामेंट उसका, तीसरा हो जाएगा फिर क्वेश्चन आवर और जीरो आवर हो जाएगा, चौथा हो जाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो चार तरीके से करते हैं अकाउंटेबिलिटी, और प्रायोरिटी। कहाँ तक होता है। तो पूरा डिबेट हो नहीं पा रहा है अभी, उसका एक प्रोविजन लेके आएंगे। कमेटी के अंदर में पोस्ट फैक्टो होता है, और साथ ही साथ जो कमेटी का जो एक्सपर्टीज मैटर है वो कम, ऐसे करके हर चारों का डिस्कस कर। टू व्हाट एक्सटेंट पूछे इसने, हाँ, टू व्हाट कहाँ एक्सटेंट तक। इन योर व्यू हम्म, बताना, ठीक है। हाँ, करंट से भी उसको कनेक्ट कर देंगे। बाकी इसमें जो आपने पॉइंट्स भी बोले कि कैसे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हो, तो उसमें भी प्रायोरिटी ऑफ इम्पोर्टेंस के हिसाब से पॉइंट्स लिखोगे। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट्री कमिटीज अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करके लिखेंगे। हाँ। ठीक है। मैं और इस क्वेश्चन में बेसिकली इस तरीके से रखता कि कितने टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो पार्लियामेंट कर, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, इकोनॉमिक अकाउंटेबिलिटी, तो जैसे बजट का मैं बोलता। उसके बाद जो आपने कमेटीज का दिया, कमेटी का बोलता। उसके बाद जैसे ऑर्डिनेंस में पॉलिटिकल का मैं लेता कि किस तरीके से ऑर्डिनेंस को भी पास होना चाहिए, दैट शोज पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। और जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन है फिर मैं फार्म लॉज का एग्जांपल दे देता। तो दिस इज हाउ मतलब द पार्लियामेंट अकाउंटेबिलिटी इज डन। मैं कैग का एग्जांपल देता, किस तरीके से मतलब उनका भी रोल रहता है। यहाँ प्रवेश लिखा हुआ है ना कि पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर अकाउंटेबिलिटी करना है इसमें।
उस मैं वही पार्लियामेंट के बोल रहा हूँ। अंदर मैं अकाउंटेबिलिटी बात नहीं कर रहा है, पार्लियामेंट कैसे एग्जीक्यूटिव के ऊपर अकाउंटेबिलिटी करता है। नहीं, तो मैं ये चारों एग्जीक्यूटिव एरिया का है। ही बोला। हाँ, तो कैग का फिर इसमें आएगा, लेकिन वो तो उसका अंदर में आएगा ना, कोई एक पर्टिकुलर के अंदर है, पार्लियामेंट कमेटी में आएगा, उसमें कुछ उसके अंदर में पॉइंट्स में। हाँ, ऐसा नहीं वही बोल कि, रहा हूँ कि मतलब हाँ अलग अलग अकाउंटेबिलिटी के अंदर मैं वो चीजें डालूंगा, यही बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन. द साइज ऑफ द कैबिनेट शुड बी एज बिग एज द गवर्नमेंटल वर्क जस्टिफाइज एंड एज बिग एज द प्राइम मिनिस्टर कैन मैनेज एज अ टीम. So how far the efficiency of a government then is inversely related to the size of the cabinet discuss. ये पहले तो दो एस्पेक्ट हाईलाइट कर रहे हैं, उसके बाद फिर एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस के बारे में पूछ रहे हैं एंड साइज ऑफ द कैबिनेट, सो कैसे रिलेटेड है. ओके, चलो करो तो 11. इसमें अगर हाँ इसमें शुरुआत की जाए तो हम कर सकते हैं कि आज के टाइम पे जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस है उससे उससे शुरुआत कर सकते हैं। और ये बता सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट वर्क जो है कैबिनेट के साइज पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है एक्सपर्टीज पे। और मतलब हम अलग अलग मिनिस्टर्स का डाल सकते हैं कि किस तरीके से फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है, उससे कैबिनेट स्मूथ चलती है रादर की नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होने से, जिससे कि प्रॉब्लम्स रहती हैं। और हम बात कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ऑलरेडी अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं हमारे यहाँ जो बेसिकली कैबिनेट को असिस्ट करते हैं, एक जो हमारा जो गवर्नमेंट मशीनरी उसको काम करने के लिए। तो रादर देन इंक्रीजिंग द साइज वी शुड फोकस ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द करंट नंबर्स विच वी हैव। तो एफिशिएंसी यही तो हाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें ठीक है, थोड़ा सा वही हम पूछ रहे हैं बात ना कि करेंगे कि इसने हाँ. बोला कि हाउ फार द एफिशिएंसी। तो हम्म. पहले बताऊंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल लूंगा कि एक दिल्ली केस में, दिल्ली में ऐसा हुआ था कि सबको मिनिस्टर बनाया गया था, फिर हम्म. ऐसा इंडिया में भी ऐसे 12% कुछ है। तो वो लेके मैं बताऊंगा कि जो सारी जो कैबिनेट है वो डिपेंड करते हैं कितना एक्सपर्टीज है। अगर सबके, अगर पूरा कैबिनेट ही नहीं रहेगा, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर सिर्फ रहेंगे, तो उनका जो एक्सपर्टीज है ना वो डिविडेंड नहीं रहेगा, उससे फिर एफिशिएंसी कम हो जाएगा। तो साइज ऑफ कैबिनेट एक ऑप्टिमम लेवल पर होना चाहिए, ताकि एक ओवरऑल व्यू निकाल सके। तो उसका हिसाब से आर्ग्यू कर सकते, दो केस स्टडी, हाँ, तो इसमें ये डिस्कस कर सकते सेंट्रिक हैं जो और अभी करंटली क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग द साइज, उसके बारे में बात कर सकते हैं स्टार्टिंग में. 15% है, और बात कर हाँ सकते वही हैं कि जो मिनिमम वर्क हम जो, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट, वो साइज ऑफ द कैबिनेट से इनवर्सली रिलेटेड है. बट कहीं ना कहीं फिर हम ई गवर्नेंस या डिजिटल इकोनॉमी की भी बात कर सकते हैं कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि मैन आवर्स कितने लग रहे हैं उसमें. तो एफिशिएंसी एफिशिएंसी सिर्फ टेक्नोलॉजी से भी. गवर्नेंस नहीं है, रिप्रेजेंटेशन भी है, वो मैं हम्म. बात करूंगा। हम्म. अगर रिप्रेजेंटेशन अगर सबका हो रहा है, दलित का भी हो रहा है, एससी का भी, एसटी का भी हो रहा है, विमेन का भी हो रहा है, तो वो भी एफिशिएंसी में आता है, हाँ, वो एक भी तरह से efficiency है. एफिकेसी, एफिकेसी सॉरी, हम्म. एफिकेसी में आता है। तो जो साइज है गवर्नमेंट कैबिनेट ऐसा होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन भी रहे और साथ ही साथ एफिशिएंसी भी रहे इन गवर्नेंस। तो आपने जो बताया डिजिटल गवर्नेंस वापस उसी से ठीक है. उसको। Okay, question number 4 is Parliament's power to amend the constitution is a limited power and it cannot be enlarged into absolute power. So in light of this statement, explain whether Parliament's under Article 360 of the Constitution can destroy the basic structure of the Constitution by expanding its amending powers. हाँ, इसमें स्टार्ट करेंगे पहली बात की बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइंड नहीं है, वो इवॉल्व हुआ है थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और उस पार्लियामेंट इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल, डायरेक्टली बोलेंगे, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सोल है, वो एक तरह से एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं सेकुलरिज्म और बाकी सब, वो चेंज ही नहीं कर सकता पार्लियामेंट अनटिल अनलेस पहला जो लिखा हुआ लिमिटेड बता, इसलिए इंडिया में लिमिटेड पावर टू द पार्लियामेंट है। तो उसके हिसाब से वैसे अगर इस क्वेश्चन को लिखा जाए तो बेसिकली रादर की बेसिक स्ट्रक्चर समझाने की जरूरत नहीं हो सकती। वैसे इसमें सिंपल ये लिखना है कि जो अबाउट स्टेटमेंट है हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द केस वन भारतीय केस, जहां पर आर्टिकल 25 और इसके बीच में जुडिशरी और जो पार्लियामेंट थे उनके बीच में रो था कि किसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं नाइन शेड्यूल का, 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट का हम एग्जांपल ले सकते हैं किस तरीके से वो बेसिकली डीपीएसपी के नाम पे फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बेरूबारी यूनियन केस का हम एग्जांपल डाल सकते हैं, मिनर्वा मिल का डाल सकते हैं, इंदिरा गांधी इलेक्शन का डाल सकते हैं, कि किस तरीके इन सारी वर्डिक्ट्स में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ना केवल इवॉल्व हुई है, लेकिन हमें ये भी पता लगा है कि जो पार्लियामेंट है, जो डीपीएसपी आर्टिकल 39B, C, 31A, ये सारी चीजें जब इंप्लीमेंट करने जाती है तो फंडामेंटल राइट्स एब्रोगेट होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ये कहा है कि you cannot मतलब deny the judiciary to decide the basic structure, number one, and second the feasibility of the laws.
हाँ, लेकिन यहाँ पूछा कि स्टेट दिस स्टेटमेंट, वो बता दिया कि लिमिटेड है, पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय कर सकता है बेसिक स्ट्रक्चर की नहीं। तो आपने बताया कि उससे आप ट्रेस करेंगे, लेकिन लास्ट में ये भी बोल रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर कैनॉट बी डिस्ट्रॉय, क्योंकि वो लिमिटेड है एक तरह से जुडिशियल के इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग। और उसको फिर जस्टिफाई करने के लिए जो पहले से केसेस हुआ है, बेरूबरी केस या केस वंदे भारती केस, मनिरमा विल केस, और उसके बाद फिर CROL कुछ केस है ना 1992 का, तो वो लेके आके उसको जस्टिफाई कर सकते हैं इसमें, ठीक कि है, फिर नहीं कर इलेक्शन सकते। लेजिस्लेचर के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डिस्कस करना है रोल क्या है वाइस प्रेसिडेंट का एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हम्म, हाँ, तो वाइस प्रेसिडेंट का रोल स्पेसिफिक बात करना चाह राज्यसभा से, तो भाई प्रिसाइड करते हैं राज्यसभा को, और उसके बाद फिर बताएंगे कि जो भी बजटरी एजेंडा होता है, गवर्नमेंट का एजेंडा होता है, वो कोऑर्डिनेट करते हैं बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट। और फिर जो भी ऑर्डर ऑफ द डे होता है ऑन द इशू ऑफ डिफेक्शन, ऑन द इशू ऑफ पासिंग ऑफ बिल, वो भी एक ओवरऑल उसी के हिसाब से 4-5 रहेगा इस एरियाज जहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं रोल। अभी कैसे हो रहा है, कितना मीटिंग अभी हो रहा है राज्यसभा में, कितना प्रोडक्टिविटी है, वो भी बात में लेके आते हैं, डिस्कस करते हैं रोल है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और क्या और सकते हैं? कुछ तो मतलब और रोल, कुछ उसमें रोल फंक्शंस रोल के है तो, लाएगा। हाँ, फंक्शन में डिफेक्शन वाला एंटी डिफेक्शन का हो जाएगा। हम्म फिर प्रेसाइडिंग ऑफिसर इन द राज्यसभा, एजेंडा ऑफ द मीटिंग डिसाइड करते हैं विद सेक्रेटेरिएट, पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड सेंटर। इसमें अगर और मैं लिखता ये सारे पॉइंट जो औशिक और मानसी ने बोले, जैसे कि बेसिकली आप लोगों ने ये बोला कि जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है राज्यसभा की, जो उसका डिकोरम होता है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स होते हैं, जो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, वो इंश्योर करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। इसमें एक चीज और लिख सकते थे थोड़ा टाइटल के बिहाफ पे, कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इंश्योर करते हैं कि जो सेंटर स्टेट के रिलेशंस हैं इन द नेम ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, हाँ, वो काफी मजबूत रहे। सही, हाँ, पहला रहता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में, ठीक है। और डिस्कस बोले तो कितना हो रहा है वो भी बात कर सकते हैं लास्ट, हाँ, वो भी कितना बात। फ्रूटफुल है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, डू यू थिंक दिस प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India? So स्पीकर के ऊपर है। हाँ, तो ये बताऊंगा कि इसमें कि स्पीकर का जो रोल है इंडिया में वो डाइवर्स है, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करता है, डिस्कशन वो करता है, फिर उनके पास एक एरियाज होता है, पावर्स होता है, लेकिन उनका जो रोल है वो क्वेश्चन है विथ रिगार्डिंग टू एंटी डिफेक्शन और बाकी सब में। तो जो ऑलवेज स्पीकर, ये कॉन्सेप्ट उठाया गया है लंदन से, ब्रिटेन से, वहां पे स्पीकर इट नॉट पार्ट ऑफ द एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो वैसे ही इंडिया में कर सकते हैं। तो फिर सेकंड जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि क्या हम इसको इम्पार्ट ऑब्जेक्टिविटी इन द ऑफिस ऑफ द स्पीकर, तो मैं बोलूंगा कि करते हैं ऑफिस में, ऑब्जेक्टिविटी आएगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी में पार्ट नहीं रहेंगे, उनको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए उनका डिसीजन मेकिंग नॉन पार्टीशन हो सकता है, ऐसे ड्रॉ कर। लेकिन ये भी बोल रहा है ना, वन ऑफ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि मिस यूजेज ऑफ पावर के जो चांसेस है वो भी बढ़ सकते हैं। हाँ, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में कि इम्प्लीकेशन कैसे है इंडिया में होगा, व्हाट टू बी द इम्प्लीकेशन, तो वहां बात कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि कोई अगर स्पीकर बना है तो हो सकता है उनका जजमेंट अगर नॉन पार्टीशन हो तो कैसे रिप्लेस कर सकते, वैसा कोई प्रोविजन होना चाहिए, तो ऐसा अगर होगा तो ठीक है। दूसरा बात कर सकते हैं कि क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगा उनका, कैसे रिप्रेजेंटेशन रहेगा, बाकी सब माइनॉरिटीज का या CST जो भी, उनका कैसे रहेगा, कैसे डिसाइड करेगा, उस पर बात कर सकते हैं। तीसरा बोल सकते हैं कि रादर देन कि स्पीकर हो, सो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑन द इशू ऑफ एंटी डिफेक्शन और मनी बिल, वो इम्प्लीमेंट करना ज्यादा अच्छा है, वो बात लास्ट में कंक्लूजन कर सकते हैं रादर देन वेल कि। इसमें मैं इन सारे पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा मैं बोलता कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर फिनोमिनन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इससे ऑब्जेक्टिविटी हमारे स्पीकर में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगी। उसका रीजन ये है कि मतलब हमारे यहाँ पर ओथ एंड एफर्मेशन का सिस्टम है, वो इंश्योर करती है कि हमारे स्पीकर अनबायस्ड ही रहें।
और हमारे यहाँ अलग अलग टूल्स एंड मैकेनिज्म्स हैं। जैसे हमारे यहाँ की पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो पूरी डॉक्यूमेंटेड होती है, वो भी इंश्योर करती है कि मतलब जो स्पीकर है वो एक अनबायस्ड डिसीजन ना ले। उसके अलावा हमारे यहाँ स्पीकर के भी जो एज अ चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा है उसके भी कुछ रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स हैं जिसके हिसाब से ही वो काम करते हैं। तो बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर करने से ही इम्पार्शियलिटी नजर आती है। हाँ हाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इस तरीके के कुछ प्रोविजंस हैं जो वो इंश्योर करते हैं स्पीकर का रोल। क्योंकि हमारे यहाँ फिर राज्यसभा भी है, इसमें हम राज्यसभा का भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट्री बिजनेस की प्रोसीडिंग्स है वो लोकसभा पे डिपेंड नहीं करती है। हमारे यहाँ बाइकैमरलिज्म है, वो राज्यसभा पर भी डिपेंड करती है, प्रेसिडेंट पर भी डिपेंड करती है। तो खाली लोकसभा के स्पीकर को एक अलग से बनाने में हमें नहीं लगता है कि पूरी तरीके से हम इम्पार्शियलिटी की तरफ बढ़ पाएंगे। तो करंट सिस्टम विच वी नहीं, हैव अच्छा है दैट इज वो गुड। आपने क्रिटिकल एलिमेंट लिया, वही स्टैंडर्ड ठीक रहेगा इसमें। अच्छा था। ठीक है। Then there's a need for simplification the procedure for disqualification of the persons found guilty of corrupt practices under the representations of people that comment. तो एक ही एस्पेक्ट की बात करें, सिंप्लीफिकेशन ऑफ हाँ प्रोसीजर। आईटी एस्पेक्ट हाँ, कितनी नीड। है इसमें। तो आरपी एक्ट जो 1951 के अंदर में, उसमें जो इशू होता है विद रिगार्डिंग टू द कि वोट कर सकते हैं कि नहीं इन द जेल, वो भी एक है इशू। दूसरा कि जो कन्विक्टेड है वो वापस से चुनाव लड़ते हैं, वो भी एक इशू। तो सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, वो मैं इसमें बोलूंगा, क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है इंडिया में और उससे इम्पैक्ट होता है वोटर बिहेवियर और बाकी सब में। द नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन पूछा है यहाँ पर। तो इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर, जैसे कि आप टाइमली अपना जो बैंक डिटेल्स है वो नहीं देते हैं, दैट इज आल्सो करप्ट प्रैक्टिस। आप जो क्रिमिनल केसेस हैं उनकी डिटेल नहीं देते हैं, दैट इज आल्सो करप्ट प्रैक्टिस। उसके अलावा ये है कि आप जो लेकिन है डिस्क्वालिफिकेशन पूछा है यहाँ पर, हाँ, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन। गिल्टी ऑफ प्रैक्टिसेस तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जगह नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या, हाँ जैसे आपने बताया ना कि मतलब क्या क्या होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के मतलब करप्ट प्रैक्टिसेस में, उन्हीं को बोल रहा था। अब सिंप्लीफिकेशन में वही है कि मतलब जो हमारे सेक्शन है, आई थिंक 6A कुछ करके सेक्शन है, उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। और जो डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि हो तो होलोहन केस में भी ये बात की गई है, जो स्पीकर और जो हमारे चेयरमैन होते हैं उनको बेसिकली एक टाइमलाइन नहीं है कि किस टाइप पर डिस्क्वालिफिकेशन करेंगे, कितने टाइम के अंदर करेंगे, एज ए ट्रिब्यूनल जब वो बैठते हैं तो कितना टाइम लेंगे। उसकी एक प्रोसीजरल क्लैरिटी होनी चाहिए इंडिया के अंदर, ताकि पता रहे कि स्पीकर कितने दिन में कर सकते हैं और कितने टाइम पीरियड के बाद जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उसका केस लिया जा सकता है इन कंसिडरेशन कि अब उसको हम प्रूव करें। यानी एक तो प्री ऑफिस है, एक पोस्ट ऑफिस है, यानी पोस्ट ऑफिस में आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। और इसके अलावा भी एक दो चीजें हैं, तो अभी तो यही बोलूंगा। हाँ, लेकिन इसमें एक और एक है कि नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन, तो मतलब उस पर बात करेंगे नीड क्यों है यहाँ इंडिया पे में, जो इसका वो मिसयूज एक बार। किया जा रहा है वो भी आएगा। हाँ वो चीज भी हाँ। आएगी जो मिसयूज किया जा रहा है डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे, पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है, वो एलिमेंट भी आएगा। तो इसलिए भी और नीड है। नीड क्यों है, बेसिकली नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन क्यों है। क्यों है। तो जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर है उसका मिसयूज किया जा रहा है, उस पर आएगा। और फिर बात करेंगे कौन कौन से एरियाज है जहाँ पर कर सकते हैं। मतलब डिस्क्वालिफिकेशन अगेन जो मिसयूज वाली बात है वो कहीं ना कहीं जो पार्टीशन पॉलिटिक्स हो हाँ, गया, वो नहीं, बात कर इसमें तो सकते वही हैं। बोल सकते हैं ना कि again, मतलब इसमें तो वही बोल सकते हैं ना कि मतलब वो थोड़ी थ्योरेटिकल बात है कि भाई जो स्टेट है उसके लिए ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है लोगों के मन में। जो पॉलिटिकल सिस्टम और इलेक्टोरल सिस्टम मशीनरी है उसमें फेथ नहीं रहता है लोगों का, जब इस तरीके से करप्ट लोग जो है पूछते हैं। तो दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। नहीं हाँ, करप्ट स्टार्टिंग में रहेगा, फिर तो एरियाज बात करेंगे। हाँ हाँ कि करप्ट लोग हैं, तो मिसयूज में बेसिकली यही आएगा कि मतलब जो लोग जिस पॉलिटिकल पार्टी जिस आइडियोलॉजी या मैनिफेस्टो के लिए वोट करते हैं, बाद में अगेन डिस्क्वालिफिकेशन जो प्रोसीजर उसको मिसयूज किया जाता है, वो अगेन अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इसको मिसयूज करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। तो इसलिए इसको भी काउंटर करना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भी मतलब नीड है फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर। तो ये वाला एलिमेंट भी आएगा। Okay, chalo, move on to the next question. Individual parliamentarians' role as a national lawmaker is on a decline, which in turn has adversely impacted the quality of debates and their outcomes. Discuss. अभी इस क्वेश्चन में इसमें सिंपली है एडीआर की रिपोर्ट से स्टार्ट करना चाहिए, हर 6 महीने में आती है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो इंडियन पार्लियामेंट्री
जो मीटिंग्स हैं वो कम हो गई हैं, किस तरीके से जो स्पीकर्स है वो एडजर्नमेंट मोशन को एकदम से एडजर्नमेंट मोशन ला देते हैं, डिबेट रोक देते हैं, किस तरीके से जो है ह्यू एंड क्राई जो है पार्लियामेंट हाउसेस में रहता है, किस तरीके से जो इंडिविजुअल पार्लियामेंट रोल, जो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं उनको नहीं परफॉर्म कर पाता है अंडर द पॉलिटिकल प्रेशर्स, किस तरीके से जो विट हमारा है विट सिस्टम वो मतलब एक प्रोहिबिट करता है, मतलब क्रिटिकली तो इतना नहीं लिख सकते, लेकिन मैं बोलूंगा कि किस तरीके से हमें जो इंडिविजुअल जो हमारे बिल अपना लॉ का जो है प्रस्ताव रख सकता है, तो किस तरीके से मतलब जो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के द्वारा जो एक्ट्स रखे जाते हैं वो फॉर्मुलेट हो जाते हैं, किस तरीके से एक जो नॉर्मल इंडिविजुअल एमपी है वो अगर लाना चाहे तो नहीं ला सकते, जैसे कि मैं राकेश सिन्हा का एग्जांपल दूं, तो उन्होंने पेश किया है कि मतलब किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए, लेकिन वो नहीं आते हैं, तो इतनी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो पार्लियामेंट इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन है वो मतलब अपना अच्छे से रोल नहीं निभा पाता है, और ये डिबेट्स पे क्वालिटी ऑफ डिबेट घटती है और इसका आउटकम गलत आता है। मतलब तो स्टार्टिंग इसमें अगर वही बात करना है कि ब्रॉडली बात क्वालिटी ऑफ डिबेट से बात करेंगे कि क्वालिटी ऑफ डिबेट्स कैसे पर कम बात हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू कैसे, तो फिर उसका तीन चार एरिया जहाँ पर कम हुआ है, ऐसे फार्म लॉ का एग्जांपल कर सकते हैं, फार्म लॉ 2020 वाला, उसको सरकार को वापस लेना पड़ा। अगर वो ऑलरेडी डिवाइड डिबेट होता उसके ऊपर तो एक अच्छा डिसीजन होता, लेकिन बाद में एक वापस लेना पड़ा, तो उसका बात कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ डिबेट्स। वहां से फिर कनेक्ट करेंगे इंडिविजुअल पार्लियामेंट्री रूल कैसा है, तो ऐसे वीक वही वीक सिस्टम हो गया, और फिर एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, उसके कारण इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी कम रहता है। और फिर एरिया से बात कर सकते हैं, जैसे जो एब्सेंस ऑफ मेनी पार्लियामेंटेरियन उसका बात कर सकते हैं। उसके बाद फिर आइडियोलॉजी ऑफ पार्टी वो डिस्ट्रॉय करता है फैब्रिक ऑफ डिबेटिंग कल्चर, तो वो बात कर सकते हैं। इस पर अनरूली बिहेवियर की बात कर सकते हैं, रोल ऑफ एस्टिमेट कमेटी और एथिक्स कमेटी का इसमें लेकर ओवर कि ठीक है। हाँ कैसे ये डिक्लाइन पे। हाँ एथिक्स वाला एंगल एक और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द कमिटीज आर कंसिडर्ड टू बी यूजफुल फॉर द पार्लियामेंट्री वर्क? डिस्कस इन दिस कॉन्टेक्स्ट द रोल और द रोल ऑफ द एस्टिमेट्स कमिटी। तो तो एस्टिमेट हाँ कमेटी तो बेसिकली चेक्स एंड बैलेंस लगाती है, स्क्रूटिनाइज करती है, उसके बाद बड़ी कमेटीज आर कंसिडर्ड, और मतलब सारी कमेटीज की बात है तो तीन फेडरलिज्म चार की मोटी बात मोटी कमेटीज की बात है, फिजिकल तीन चार जो फेडरलिज्म। बड़ी बड़ी कमेटीज हैं जैसे कि फाइनेंशियल कमेटीज हैं, एथिक्स कमेटी है, बिजनेस हाउस कमेटी है, रेजिडेंशियल कमेटी है, लाइब्रेरी कमेटी, सबकी बात कर सकते हैं कि किस तरीके से वो इंश्योर करती है कि जो पार्लियामेंट्री वर्क है वो एक स्मूथ तरीके से चल सके। और लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डिस्कस करना इन द कंटेक्स्ट ऑफ एस्टिमेट एस्टिमेट कमेटी कमेटी। की तो स्पेसिफिक। एस्टिमेट कमेटी से आप उठाओगे कि जो इनका बजट बनता है उसमें जो सरकार का जो अकाउंटेबिलिटी है वो एस्टिमेट कमेटी इंश्योर करता है। और एस्टिमेट कमेटी में दोनों का, एस्टिमेट कमेटी बेसिकली लोकसभा से ले आता है, 31%, 31 लोग रहते हैं, तो वो दिखाता है कि कैसे अकाउंटेबल करना चाहिए, कैसे फास्ट मूविंग करना चाहिए, लेकिन पोस्ट फैक्टिव भी होता है, वो उनका रोल रिकमेंडरी होता है रादर देन कि उस पर कुछ काम करे गवर्नमेंट, तो रिकमेंडेशन बेस्ड रहता है। और फिर उनका एक्सपर्टीज का इशू रहता है, उसका एक लेकर आ सकते हैं। और यूजफुल का जहाँ बात है, वहां बात कर सकते हैं कि एस्टिमेट कमेटी दोनों जो ऑपोजिशन है और जो गवर्नमेंट एंड पार्टी है दोनों के कोऑर्डिनेशन हो सकता है कमेटी के अंदर में, उससे एक पॉलिसी पैरालिसिस कम होने का चांसेस है। ऐसे के रोल सही लेके आ सकते हैं, मतलब यूजफुल एस्टिमेट, स्क्रूटनी का रोल क्योंकि भी। एस्टिमेट कमेटी का ही बात करना है इसमें, हाँ डिस्कस लेकिन हाँ बस इन उसी दिस पे आगे कंटेक्स्ट बात रोल ऑफ। करेंगे। फिजिकल फेडरलिज्म आ सकते हैं और फिजिकल प्रूडेंस के बारे में बात हाँ कर फिर हाँ सकते हैं। उसको, जो FRBM एक्ट है उससे कनेक्ट कर सकते हैं इसको। और जो बजट वाला है वो रहेगा और सबसे। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, मतलब हाँ एक्सपर्ट, पार्टी, हाँ पॉलिटिकल पार्टी, ऑपोजिशन मेंबर्स भी दोनों प्रेजेंट। का हम्म हाँ तो इवन पार्टीशन रहता है। गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी की भी कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं, और मतलब कैग का भी रोल लेकर आ सकते हैं इसमें, कैसे वो कैग एक तरह से हाँ वो भी आ सकता हेल्प है। करते हैं एक्सपर्टीज में। ठीक है, ओके। So in the light of the recent controversy regarding the use of the EVMs, what are the challenges before the ECI to ensure trustworthiness of elections in India? चैलेंजेस, तो इसमें ईवीएम का बात कम करना है, मेन बात है कि चैलेंजेस बिफोर द इलेक्शन कमीशन टू इंश्योर ट्रस्ट वर्दीनेस इलेक्शन। तो ट्रस्ट वर्दीनेस इलेक्शन तभी हो पाएगा जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंडिया में फॉलो किया जाएगा,
और साथ ही साथ जो काउंटिंग मैकेनिज्म है या फिर कहीं कहीं पर बूथ कैप्चरिंग नहीं बोले, कहीं कहीं पर और भी इशू है, जैसे सोशल मीडिया में VVPAT। आपका रेगुलेशन कम होता है, फेक न्यूज का बाकी सब, तो वो सबसे ट्रस्ट एरोडनेस होता है। तो चैलेंजेस वहां से लेके आएंगे। और फिर कैसे इलेक्शन कमीशन ट्राई करें, तो सी विजिल ऐप हो गया, उसके थ्रू बताएंगे। फिर सोशल मीडिया का रूल बताएंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हिसाब से। उसके बाद बताएंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे काम करता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन, और ईवीएम का क्या क्या मैल फंक्शनिंग या फिर इशू होता है, वो एक लास्ट वाला आंसर मेरा। बेसिकली पहला मेनली दूसरा। बेसिकली इसमें थोड़ा ईवीएम को थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा। मतलब हम बोल सकते हैं किस तरीके से जो टेक्निकल हैंड है उसको सॉलिडिफाई किया जा सकता है, जैसे कि वीवीपीएटी की बात हम कर सकते हैं। इसमें हम बता सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारी काउंटिंग मशीनरी है वो उसका जो एक प्रॉपर डाटा हो। उसके बाद जो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग होती है उससे ऊपर उठने का, मतलब लोगों के अंदर एक ट्रस्ट लाने के लिए जो सोशल मीडिया और एनजीओज हैं इनकी हेल्प हम किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ले सकता है, ताकि जैसे कि आपने बताया सी विजिल ऐप हमारा है। उसके बाद हमारे यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं, वो किस तरीके से मतलब एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं कि मतलब जो मशीनरी है वो स्मूथ है। किस तरीके से अ, जो हमारी मीडिया है वो उसको मतलब इतना एग्जिट हम, पोल हो गया, उसका भी रोल हाँ, लेके आ उसको सकते हैं। ज्यादा अलाउ ना करें ताकि वो दिखाए मतलब सब कुछ। अभी तो ये ऑफ फेक चीज न्यूज नहीं कर पाते ऑनलाइन उसको, विजिल से मतलब और जो ऑफ लेटर विजिलेंस नहीं कर पाते फेक है न्यूज। कि हाँ प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन हाँ, उनका भी। कमिश्नर भी आएगी, क्योंकि वो भी ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ इलेक्शंस में अगेन पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जा सकते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द क्योंकि इसे लोकसभा। बात करें ट्रस्ट बढ़ने, सब इलेक्शन में बात किया, तो इलेक्शन की बात करना है, थोड़ा सा ईवीएम का भी ऐड करना है कि ईवीएम का भी एक हाँ ईवीएम वीवीपैट का अलग से आएगा, प्रवेश। हाँ क्वेश्चन स्टार्टिंग उसी से कर रहा है कि कंट्रोवर्सी हाँ अराउंड। हाँ। ठीक है। मेन वही लिखेंगे स्टार्टिंग में, फिर लास्ट में आगे से। हाँ बाकी क्या चैलेंजेस और क्या किया जा सकता है। Simultaneous election to the Lok Sabha and the state assemblies will limit the amount of time and money spent in the election meeting, but it will reduce the government's accountability to the people. Discuss. हाँ, तो इससे पहले बात कर सकते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन जो लोकसभा स्टेट असेंबली का है, उसे क्या फायदा है, थोड़ा समझा सकते हैं। और इट विल रिड्यूस द गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, उसका क्या क्या है वो तोड़ दूंगा बेसिकली इसको। तो पहले क्या फायदा है कि आपका एक बार होगा तो रिड्यूस होगा टाइम स्पेंड, मनी स्पेंड, साथ ही साथ फिर जो ऑब्जेक्टिविटी इन जो इलेक्शन में जो क्या बोलते हैं इसको, मतलब एक तो और यहाँ पे एजेंडा होता है उसका बात आराम से कर सकते हैं। लेकिन फिर जो अकाउंटेबिलिटी कम क्यों, क्योंकि हर बार नेशनल इशू पर बात होगा, वोटिंग होगा, क्योंकि लोग हमेशा रीजनल में जो इलेक्शन होता है वहां वोट डिफरेंट माइंडसेट से देते हैं एज कम्पेयर टू नेशनल इलेक्शन। तो जनरल वो एक लेके आ सकते हैं। और फिर रिप्रेजेंटेशन का बात कर सकते हैं, जो भी और इश्यूज है वो हमेशा ओवर पावर कर पाएगा, हो सकता है नेशनल इलेक्शन से। मतलब लोकल टाइम इशू सेविंग में तो हेल्प तो करेगा, मनी सेविंग टाइम। में दोनों एस्पेक्ट आएंगे। मनी मतलब सेव भी होगा और मनी जो स्पेंडिंग वो इंक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि जो ईवीएम्स होती है, वीवीपैट्स होती है, उनकी लाइफ टाइम ज्यादा 15 चाहिए 15 ईयर्स होती है, तो अगेन उसे 3 बार ही यूज होंगे वो। 15। लेकिन दूसरा एक और कि सीआरपीएफ और बाकी जब जो स्टेट पुलिस का अगर 100% साइमल्टेनियस इलेक्शन प्रोसेस। करेंगे, हम्म। तो वो हो सकता है ज्यादा जरूरत पड़े। ऐसे कम करना, कम यूज करना पड़ता है, कम लोग का जरूरत पड़ता है इलेक्शन करने के लिए। हाँ वैसे मतलब जो तो कौशिक आपने थोड़ा मतलब इस क्वेश्चन को पहले उस पर हम्म, थोड़ा सा इंटरनल सिक्योरिटी का हम बोल सकते हैं कि मतलब किस तरीके से जो हमारी हाँ सिक्योरिटी हाँ एस्पेक्ट्स हैं वो मतलब अच्छे से काम कर सकते हैं अगर एक साथ इलेक्शन हो जाए बार बार, मतलब वो उनको है। तकलीफ नहीं होगी। हाँ हाँ। दूसरा इसमें जो दूसरी बारे में आपने थोड़ा गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी की बात मतलब कि किस तरीके से गवर्नमेंट कहा गया पर- कि इट विल रिड्यूस द गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं पॉलिटिकल चौविनिज्म आ जाएगा। चीयरफुल और जो कैरिस्मेटिक पर्सनालिटीज हैं उनकी लीडरशिप के बिहाफ पे रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद जो ग्रास रूट लेवल पर जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो नेशनल लीडर्स हैं उनमें कोई मतलब उनको इलेक्ट करने के अंदर जो हमारे इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस होती हैं वो सिंक्रोनाइज होने के बजाय यूनिक मतलब सिंपली मतलब एक ही हो जाएंगी, मतलब कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा इलेक्शंस में। दूसरा ये कि मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शन होने से जो हमारी ग्रास रूट प्रॉब्लम्स हैं
वो ग्रास रूट प्रॉब्लम्स और ग्रास रूट डेवलपमेंट कहीं ना कहीं सब्जर्विएंट हो जाएगा नेशनल एजेंडाज के नीचे। मतलब अगर हम पेट्रियोटिज्म की बात करेंगे तो हम पंचायती राज में जो सरपंच है उनके जो हाँ वही पॉलिटिकल वही रूल्स नेशनल हैं इशू उनकी ओवर बात पावर करते कर पाएगा रीजनल इशू को, हैं। तो ये भी जो बात कर सकते एक हैं ही कि में आ स्टार्टिंग सकते में इंडिया में होता था, स्टार्टिंग में ये सिस्टम था, बट अगेन कुछ सारे ऐसे क्वेश्चंस भी अगर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हो जाते तो हम इस सिस्टम को हाँ तो फिर हाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और उसके साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी हमें करनी पड़ेगी, तो उसके साथ भी और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है फ्यूचर में, तो वो चीजें भी अभी हमें विल नीड टू टेक दैट इनटू अकाउंट। और इसमें ये भी हो जाएगा कि मतलब इंडिया जो कि एक मल्टी पार्टी सिस्टम आज के टाइम पर है, वो कहीं ना कहीं मतलब यूनी पार्टी हो जाएगा अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करते हैं तो। यूनी पार्टी तो कैसे होगा? यूनी पार्टी इस वजह से होगा कि मतलब हर बार साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे, हर बार एक गवर्नमेंट जीतेगी। नहीं, जरूरी नहीं नहीं है। मतलब वो नहीं है कुछ जरूरी नहीं, यूएस में तो नहीं होता ना सर, नेक्स्ट वहाँ पे क्वेश्चन। 2 साल में होता है इलेक्शन, तो Question number 2.5 8, साल में बोल होता रहे है। हैं we have less time. Indian party system is passing through a phase of transition which looks to be full of contradictions and paradoxes. Discuss. तो Indian party system में क्या phase of transition हो रहा है? Contradictions and paradoxes. So हाँ इसमें बात कर सकते हैं कि मतलब ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, तो इसको ऐसा ऐसा लेके जा सकते हैं कि इंडिया पार्टीशन इवॉल्व हुआ है फ्रॉम यूनि सिंगल पार्टी, ऐसे जो कांग्रेस से मल्टी पार्टी इन द 1990s, और फिर ऐसे डुओ पार्टी मेनली जो है बीजेपी और कांग्रेस का। तो फिर जब ट्रांजिशन हुआ है वो कॉन्ट्रडिक्शन में कैसे कि सिंगल पार्टी को हमेशा एक स्ट्रॉन्ग लीडर चलाते हैं, तो उनका जो कैरिस्मेटिक अपील होता है वो काम करता है, लेकिन उससे इशू होता है कि अकाउंटेबिलिटी कम हो जाता है, मतलब अकाउंटेबिलिटी और साथ ही साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, तो वो थोड़ा सा इशू होता है। विद रिगार्ड टू मल्टी पार्टी रेपुटेशन बढ़ता है सोसाइटी में, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता है लॉन्ग टर्म, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आप हो सकते हैं। मल्टी पार्टी जैसे कि में आपने स्टेबिलिटी का इशू होता है जैसे ही आपने उस 1990s एक में फॉर वर्ड यूज एग्जांपल। किया था कि इंटर पार्टी डेमोक्रेसी एंड इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, एक कॉन्ट्रडिक्शन आज के टाइम पे देखा जा रहा है। बहुत अच्छा हाँ वर्ड है। हाँ दूसरा ये कि लीडरशिप चैलेंजेस हैं जो जैसा मतलब लीडर की सोच होती है वैसी जो है गवर्नेंस होती है, ये एक हाँ हाँ पैराडॉक्स है। दूसरा ये है कि जो हमारे यहाँ जो मल्टी पार्टी सिस्टम था वो आज के टाइम में टूट के कोलिशन की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है, तो स्टेबिलिटी की दिक्कत आ रही है गवर्नेंस में। रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, रिप्रेजेंटेशन हो सकता है ज्यादा है मल्टी पार्टी, दूसरा मतलब ये लोग ज्यादा कोलिशन में, बहुत लेकिन ज्यादा डिफेक्शन, स्टेबिलिटी बहुत कम। ज्यादा डिफेक्शन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हाँ स्प्लिट्स होते हैं पार्टीज के अंदर। और किस तरीके से जो पार्टी के अंदर भी मतलब जो टिकट सिस्टम है उसकी भी बात कर सकते हैं कि किस तरीके से टिकट जो है criminalization of वो politics बात कर सकते हैं। क्रिमिनलाइजेशन के ब्याह पे मिलता है, पैसे के ब्याह पे मिलता है, अलग अलग पॉलिटिकल जो हमारे एजेंडा है उनके ब्याह पे मिलता है। और तो एक इस अच्छा आता है। हाँ बोलिए। और मगर आखिरी में फिर बात कर सकते हैं कि मतलब किस तरीके से जो हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है उसकी यूनिटी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है इस तरीके का पार्टी सिस्टम, जिसको जरूरत है कहीं ना कहीं इस पे कंसिडर करने की। हाँ अब मैं लास्ट बता सकता हूँ इसमें कि जो पार्टी सिस्टम है वो कभी कभी ड्रॉ होता है कैरिस्मेटिक ऑफ द लीडर, लीडर के नाम पे वोट मिलता है rather than कि लोकल लोकल लीडर और बाकी इलेक्शन होता है तो पार्टी का आइडियोलॉजी है, पार्टी का जो है उसी हिसाब से वोट मिलता है, तो वो भी एक इशू रहता है और हाँ, लोकल लीडर और। इसमें एक ये भी बोल सकते थे पार्टी सिस्टम में कि किस तरीके से मतलब जो वही होता है ना कि मतलब पति पंचायत वाला थोड़ा, कि मतलब किस तरीके से जो पार्टी में है जो वुमेन जो है वुमेन खड़ी होती है लेकिन एक्चुअली में वर्क कोई और करता है। और पंचायती जो जो पंचायत है उनका किस तरीके से पार्टी सिस्टम में एक मतलब एक प्रेशर ग्रुप का रोल होता है, जो हमारी पार्टी सिस्टम की फंक्शनिंग को और पैराडॉक्स मतलब उसमें लाता है। किस तरीके से रीजनल एस्पिरेशन जो है हमारी पंचायत म्युनिसिपैलिटीज या पॉलिटिकल पार्टीज को कहीं ना कहीं प्रेशर करती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स एज एनविसेज्ड इन आर्टिकल 105 द कॉन्स्टिट्यूशन लीव्स रूम फॉर लार्ज नंबर ऑफ अनकोडिफाइड एंड अनएन्यूमरेटेड privileges to continue. Assess the reasons for the absence of legal codification of the parliamentary privileges. How can this problem be addressed? ठीक है, तो इसमें बताना है पहला बात कि एक्सेस द रीजन फॉर एब्सेंस ऑफ लीगल कोडिफिकेशन। तो मैं बताऊंगा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है वो, उसका डिफाइन कर दूंगा कि कैसे वो हेल्प करता है कि एमपी को और बाकी सबको अपना खुल के बात रखना, मतलब कि दे गिव देयर राइट्स टू स्पीक इन द पार्लियामेंट फ्रीली, ऐसा बता दूंगा। फिर लिखूंगा कि रीजन फॉर एब्सेंस इंडिया में क्यों है, क्योंकि इंडिया इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और प्रिविलेज बढ़ते जा रहा है,
और अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी का कंडीशन उसके हिसाब से चेंज होता है। लेकिन इशू क्या क्या है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइन नहीं है आज भी, तो उससे रेमिफिकेशन होता है विथ इंटरप्रिटेशन में। पर साथ ही साथ जो दूसरा जो इशू है डिफेक्शन में, और जो टाइम लिमिट है वो भी डिफाइन नहीं है। उसके बाद फिर एथिक्स कमिटी जो डिफाइन करते हैं रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, जो अभी राहुल गांधी केस में था, वो एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा, लेकिन जो वो हुआ था उसमें भी लीगली कोडिफिकेशन नहीं। तो हर जगह जो इशू है वो एब्सेंस है। तो कैसे प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, तो कमिटी बैठना चाहिए, उसके थ्रू बोलूंगा कि मतलब रीजंस अब में इसके अलावा कोडिफाई करना। इसमें तो ये बात करेंगे एब्सेंस क्यों है लीगल कोडिफिकेशन का फॉर द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो एक तो ये भी, अगर लीगल कोडिफिकेशन हो गया तो पार्लियामेंट फिर फंक्शन कैसे कर पाएगा अगर लीगली केसेस ही चलते रहेंगे फॉर द वायलेशन। तो एक नहीं, पूरी लीगल कोडिफिकेशन अंदर बात कर रहे हैं ना, मतलब कि वो, प्रिविलेजेस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना वो। हाँ मतलब वो तो स्पीकर का बात कर रहे हैं बेसिकली, स्पीकर और बाकी सब अंदर में चल रहा है, आउटसाइड पार्लियामेंट की बात ही नहीं हो रहा ना ये ये तो शायद। एमपीज की तो प्रिविलेजेस होती है, उनकी हाँ तो बात की जा रही है। नहीं, कुछ प्रिविलेजेस जैसे कि हमने बात नहीं की कि मतलब किस तरीके से जो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो हाँ, बेसिकली एक नहीं। पार्लियामेंट्री सेशन जब तक रहता है जब तक नहीं हो पाते इनके ऊपर। दूसरा हम बता सकते हैं कि किस तरीके से हेट स्पीचेस कुछ भी बोल देते हैं, मतलब पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी, उसके ऊपर भी जो है कोई लीगल कोडिफिकेशन नहीं है। तो मैं तो क्वेश्चन में यही जाऊंगा कि क्योंकि इसने बोला ये प्रॉब्लम है, तो मैं यही बोलूंगा कि ये प्रॉब्लम है, इसको लीगल कोडिफाई करना चाहिए एज पर द कमिटीज। और जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है वो एक सस्टेनेबल तरीके से चलने चाहिए ताकि लोगों का पार्लियामेंट में ट्रस्ट क्रिएट हो, और जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो करप्शन मतलब वो करप्ट ना हो और फेयरनेस की तरफ काम करे, प्रोडक्टिविटी बढ़े पार्लियामेंट की, और इस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, चलो आंचल से ले लेते हैं। लास्ट आप अपनी लर्निंग शेयर कर दो, जो भी सेशंस में रही है, आपको कुछ भी बोलना है। आंचल। Okay, chalo. Let's then close the session and we'll take up next set of questions in the next session. Till then, stay tuned and do subscribe to Ansarkari.